Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Good morning, Ayushi. Good morning. Good morning, Yuki. Krishna Chauhan. Good morning. Kushki Wag. Good morning. Swara. Good morning. Good morning, all of you. Tanvi. Good morning. Good morning, Anushka. दादा मी काही पाहत नाही काही मोबाईल की थोड्या फक्त Good morning, Akiko, Sanika. Aditi. Good morning. Sanket. Good morning, beta. Myra, Anishka. Good morning. Anishka है अंशिका है अंशिका गुड मॉर्निंग भूमिका गुड मॉर्निंग अक्षत गुड मॉर्निंग अंशु गुड मॉर्निंग आयुष गुड मॉर्निंग चलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐश्वर्या वैरागड़े ओमकार गुड मॉर्निंग देखिए फर्स्ट चैप्टर तो सबका अपना अपना होता है पढ़ाने का और पवन पूछ रहे हैं 11th में फर्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाता है तो वैसे तो बहुत बेसिक जो जरूरी है आपको चीजें क्लास 10th से ही लिंक करी गई हैं तो शुरुआत 3 पोर्शन होते हैं जनरली जो क्लास 11th में आपने पढ़नी है 3 यूनिट है एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है अलजेब्रा और तीनों का जो पोर्शन है जैसे अलजेब्रा का पोर्शन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू होता है जो कि क्लास 10th में आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री जो यूनिट है वो भी क्लास 10th में बताई जाती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि 3rd यूनिट है उसका भी बेसिक आइडिया मतलब डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला ये भी क्लास 10th में बताया जाता है बाकी ट्रिग्नोमेट्री का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है बार बार कहीं कहीं ट्रिग्नोमेट्री आती है चाहे वो अलजेब्रा हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए जनरली जो सीखना चाहिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी अपनी करना चाहिए चूंकि अलजेब्रा का ये पोर्शन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डिफरेंट है एकदम अलग स्ट्रीम है आपको भले ही ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक की रिक्वायरमेंट आ सकती है लेकिन अपन क्वाड्रेटिक बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े भी निकाल ले जा सकते हैं तो इसलिए सबसे अच्छा पढ़ना जो होता है ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि इसके बाद जो मैं शुरू करूंगा वो आपका ट्रिग्नोमेट्री ही शुरू करूंगा और सारों का इंट्रोडक्शन जो 3 यूनिट है तीनों यूनिट का इंट्रोडक्शन 10 तक बता दिया जाता है बच्चों को इसलिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपका यूनिट का तैयार रहता है तो कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं आप शुरू कर सकते तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फिर अलजेब्रा और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबका यूटिलाइजेशन अलजेब्रा भी आ जाती है उसमें और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होता है देखिए एनसीईआरटी ओमकार का ये पूछना है कि जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं क्या वो जेई में आते हैं तो हाँ वो जेई में आते हैं लेकिन बहुत कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया जो जेई में आता है इसलिए एनसीईआरटी की बुक इज नेसेसरी फॉर जेई एग्जाम बट नॉट सफिशिएंट आप एनसीईआरटी को बिल्कुल 100% केवल हम एनसीईआरटी कर लें और ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि ये केवल आपका फिजिक्स और मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ केमिस्ट्री में यदि आप एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आप जेई के काफ़ी क्वेश्चंस निकाल सकते हो बट मैथ्स में और फिजिक्स में एनसीईआरटी में जो सिलेबस दिया गया है वो बहुत कम है ठीक है बहुत सारी चीज़ें आपको अभी जो आप पढ़ोगे वो एनसीईआरटी में आपको मिलेंगी ही नहीं
इसलिए एनसीईआरटी में जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ जेई में आता है, जबकि उससे ज्यादा ही आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर है कि हाँ, सारी बातें आएंगी, सारे चैप्टर जो है एनसीईआरटी में वो सब जेई में आएंगे। एक दो चैप्टर छोड़कर, एक दो चैप्टर उसमें कुछ ऐसे हैं जो सब्जेक्टिवली सॉल्व होते हैं, उन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे एक चैप्टर उसमें है मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये चैप्टर जेई में इंक्लूडेड नहीं। सर सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस ये सभी अलजेब्रा में नहीं। ये जो आपने वर्ड यूज किया ना पवन, सेट, रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस, ये सभी अलजेब्रा में इंक्लूड होता है। तो आपने जो सेट, रिलेशन, फंक्शन के बाद जो वर्ड लिखा है कैलकुलस, कैलकुलस में ही ये सेट, रिलेशन, फंक्शन आता है। कैलकुलस इज अ यूनिट विच वी डिस्कस इन क्लास 12। कैलकुलस का जो पोर्शन है वो 12th का आपका पोर्शन है। जैसे मैंने तीन यूनिट आपको बताई हैं क्लास 11th में, वैसे ही 3 यूनिट आपको क्लास 12th में पढ़नी है, जिसमें एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो कैलकुलस है, कैलकुलस में ही रिलेशन फंक्शन आता है, तो वो अलजेब्रा में इंक्लूड नहीं होता है कैलकुलस। सर 11th में सेट रिलेशन भी पढ़ेंगे? हाँ, 11th में आपको सेट बताऊंगा, रिलेशन फंक्शन जो है वो क्लास 12th में, और आपको 11th में केवल सेट्स को पढ़ना है। यस। सहयोग पूछ रहे हैं जेई का जो एग्जाम है वो इजी है या फिर नहीं है। तो जेई का एग्जाम इजी है, पढ़ने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। और बस ऐसा नहीं है कि सोचने से नहीं निकलता, थोड़ी मेहनत उसके लिए करना पड़ती है। लेकिन हाँ, यदि आप 2 साल कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है, आप उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करते हो, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आप उनको सॉल्व करते हो, जो डाउट्स आते हैं आप उनको पूछते हो, यदि आप 2 साल अपना इस तरीके से तैयारी करेंगे तो जेई एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। सहयोगी आयुष सर, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने क्लास 10th में पढ़ी है वो बहुत छोटा पार्ट था। ट्रिग्नोमेट्री अब जो आपको क्लास 11th और 12th मतलब जेई के लिए पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में टोटल 5 चैप्टर हैं। सबसे पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, जो कि आप क्लास 10th में पढ़ते थे। फिर दूसरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तीसरी यूनिट है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। चौथा यूनिट है हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि अगेन आपने क्लास 10th में पढ़ा है। और पांचवा जो चैप्टर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन 5 में से जो पहले 4 हैं वो क्लास 11th में है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको क्लास 12th में है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में 5 चैप्टर हैं, 4 क्लास 11th में पढ़ने हैं, 1 क्लास 12th में पढ़ने। और अंशु 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 आपसे पूछ रहे हैं जेई एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री कितना पढ़। देखिए, परसेंटेज का अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब एक एग्जाम होता था पूरे ईयर में, यदि एक साल में एक एग्जाम होता था जेई का जिसमें 30 क्वेश्चन आते थे, और अप्रोक्स 34 चैप्टर्स हैं 11th और 12th दोनों को मिला लें, तो जब जेई साल में एक एग्जाम लेता था जिसमें 34 चैप्टर थे और 30 क्वेश्चन आते थे, तो लगभग हर चैप्टर का जो वेटेज है वो एक क्वेश्चन का था। ठीक है, मतलब कोई भाई ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही। कई बार होता है क्वाड्रेटिक से 2 क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है एक भी ना पूछें। तो ये कहीं कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इससे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आएगा। हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जैसे यूनिट है, 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में कहीं ना कहीं एक सवाल वो 30 क्वेश्चन में उस समय आने के चांसेस थे। अब इस समय का सिनारियो आप समझिए, इस समय जो है जेई एक साल में टोटल 4 बार एग्जाम ले रहा है। जैसे इस ईयर में फरवरी में एक अटेम्प्ट था, मार्च में एक अटेम्प्ट था, अप्रैल में एक अटेम्प्ट था, और मई में एक अटेम्प्ट था। तो जिसमें से फरवरी और मार्च के एग्जाम हो गए हैं,
और अप्रैल और मई के एग्जाम को भी पोस्टपोन किया है पैंडमिक की वजह से। ठीक है, सो अब टोटल बच्चों को 4 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और उसमें भी बच्चों का जो है एक साथ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कर रहे हैं तो एक साथ बच्चों को एग्जाम नहीं देते। जैसे फरवरी एग्जाम की मैं यदि बात करूं, फरवरी फेब मंथ में जो एग्जाम लिया था उसमें टोटल बच्चों को 4 स्लॉट दिए गए थे। 4 स्लॉट का मतलब 4 लगातार दिन, 4 कॉन्जिक्यूटिव डे, 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। और 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज में टोटल 8 पेपर होते हैं, शिफ्ट 1 मॉर्निंग और शिफ्ट 2 इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग करके ऐसे 4 दिन में 8 पेपर। तो फेब मंथ में 8 पेपर, मार्च मंथ में 8 पेपर हैं, अप्रैल में 8 हैं और मई में भी 8 पेपर। ऐसे 32 पेपर जो हैं वो साल में अब एक बार में हो रहे हैं और हर पेपर में 25 सम्स आ रहा है। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि किस पर्टिकुलर कितनी प्रोबेबिलिटी है एक ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चन आने की। ठीक है, लेकिन हाँ ये मान के चलें 5 चैप्टर्स हैं तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से मतलब 8 मार्क्स का मिनिमम है, उसके ऊपर जितना आ जाए आपकी किस्मत है। तो यही ऐसा कोई उसमें क्राइटेरिया फिक्स नहीं कि इतना पूछा ही जाएगा। ओमकार पूछ रहे हैं, ओके, व्हेन वी विल गेट डीपीपी शीट। देखिए बेटा बहुत जल्दी, थोड़ा सा क्या है कि जब डीपीपी क्वेश्चन अपन देते हैं, डीपीपी तो हम आपको तुरंत भी प्रोवाइड कर सकते हैं और पहले 1-2 बार मैंने दिए हैं, बच्चों को ग्रुप में शेयर किया है। तो बहुत जल्दी हम उसको रेगुलराइज कर रहे हैं और आपको रेगुलर वे में मतलब कोई ना कोई डीपीपी हर सब्जेक्ट का आपके पास बना रहेगा। ऐसा अभी आपको अगले वीक से प्लान है, तो वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ओमकार, ठीक है। बाकी आप लोग जो है डीपीपी का मतलब डीपीपी नहीं है बेटा, डीपीपी है आयुष। डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स, डीपीपी बोलते हैं उसको। सर इफ मैथ्स एंड फिजिक्स इज स्ट्रांग कैन बी, देखिए कोई सब्जेक्ट आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आपको तन्मय का पूछना यह है कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो क्या तीसरा सब्जेक्ट छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता है। सबसे पहली बात तो पीसीएम तीनों पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं फाइनल पेपर में, आप कोई भी छोड़ नहीं सकते क्योंकि सब में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में एक मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लेना होगा, तब जाके आपको ओवरऑल रिजल्ट दिया जाएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, यदि आपने रैंक बहुत अच्छी सिक्योर करनी है, अच्छे रैंक से पास होना है जेई में, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका तीनों सब्जेक्ट पे होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि मैं 100 मार्क्स के 3 पेपर लेता हूं, 300 मार्क्स के, तो ये बात आपके लिए बड़ी मुश्किल है कि आपको मान लो 200 का स्कोर करना है, 200 स्कोर करना है, 300 में से 200 स्कोर करना है और आप कोई 2 सब्जेक्ट पे ध्यान दें और एक सब्जेक्ट आपने साल भर या 2 साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो इट इज वेरी टफ कि आप एक सब्जेक्ट टोटली छोड़ के बाकी 2 सब्जेक्ट में आप 100 मार्क्स ला लें, पूरा पूरा अटेम्प्ट कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे डालते हैं वो कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो 2 सब्जेक्ट में 100% परफॉर्मेंस देने के बजाय, मतलब 300 में से 200 स्कोर यदि आपको करना है, तो मैं एक सब्जेक्ट छोड़ के 2 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाऊं, ऐसा सोचने के बजाय यदि आप इस तरीके से प्रिपेयर करोगे कि मैं तीनों सब्जेक्ट में 85 के आसपास मार्क्स ला लूं, तो फिर वो आपको 200 तक पहुंचना बड़ा आसान हो। 85 भी नहीं, सॉरी, मैं तो 85 बहुत ज्यादा बोल दिया। ठीक है, 70 ला लोगे तो भी 210 हो जाएंगे। तो इसलिए आप किसी एक सब्जेक्ट को मत छोड़िए, तीनों सब्जेक्ट को आप बिल्कुल उन बच्चों का रिजल्ट आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखिए जिन बच्चों की परफॉर्मेंस तीनों सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट इक्वल है, उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी, बहुत ऊपर आती है। इसलिए आप तीनों सब्जेक्ट लेके चलिए। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट मत छोड़ो, तीनों लेके चलो। तो पवन का कहना है सर रेगुलर क्लासेस में एनसीईआरटी पर पहले फोकस करने या फिर किसी रेफरेंस बुक पर। देखिए एनसीईआरटी, जैसे मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पूरा पूरा फॉलो करो, बट मैथ्स और फिजिक्स में एनसीईआरटी में
बहुत कम दे रखा है। जैसे क्वाड्रेटिक में जितनी बातें आप डिस्कस कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगी। और अभी तो मैंने शुरू किया ही है क्वाड्रेटिक, अभी तो बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है, तो ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम जो आपको यहाँ बताएंगे मैथ्स और फिजिक्स में, एनसीईआरटी की बुक से बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से लगा सकते हो। तो एनसीईआरटी की बुक्स तो आप जरूर लेके रख लें और उसके क्वेश्चन बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे लगाएं, जो टॉपिक आपका चल रहा है। यदि बुक में उसके क्वेश्चन है तो बनाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। सेकेंड थिंग, कोई डाउट आता है उनको बनाते वक्त तो आप कभी भी हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल नंबर पे अपने डाउट्स को भेज सकते हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और थर्ड थिंग, एक रेफरेंस बुक आप जरूर लेके रख लें। यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बिल्कुल बाकी सोच रखा है कि हमने निकालना ही है, तो इसके लिए बिल्कुल फर्स्ट डे से आपके पास हैंडबुक होनी चाहिए, रेफरेंस बुक होनी चाहिए, ठीक है। मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक मैंने आपको बताया है, वीपीएम विशाल प्रकाशन मंदिर का बुक आप परचेज कर सकते हो, वीपीएम विशाल प्रकाशन मंदिर, ठीक है। और यदि आपने बहुत जीरो लेवल से क्वेश्चंस को करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आपको करना है प्रैक्टिस, और जीरो लेवल से शुरुआत चाहिए और थ्योरी भी कंप्लीट होना चाहिए, तो ऐसी एक बुक आती है मार्केट में, चारों सब्जेक्ट के लिए आती है, पीसीएमबी सबके लिए है, एररलेस करके बुक आती है, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, ग्वालियर का पब्लिकेशन है, ठीक है। ग्वालियर एमपी से पब्लिश होती है बुक, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर, और अब वो एररलेस के नाम से आती है बुक। तो उसमें क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए हैं और साथ में थ्योरी भी दिया है, तो आप वो बुक भी परचेज कर सकते हो। ऋतु की सर जेई में भी नेगेटिव, जेई में ही में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। जो भी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम्स हैं, जैसे जेई हो गया, जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट, इन सारों में नेगेटिव मार्किंग है। +4 मिलेगा करेक्ट आंसर के लिए, और -4 मतलब 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे यदि आपने रॉन्ग आंसर दिया। तो सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर यही है कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। तन्मय, ओके ओके तन्मय। अंशु 100%, अंशु क्या पूछ रहे हो, 100% कवर हो जाएगा? तन्मय ओनली वन बुक इज एनफ। हाँ, एक बुक आप यदि अच्छी बुक ले लेते हो, देखिए 10 बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बजाय आप एक बुक को 100% पढ़ो, उसमें सिलेक्शन के चांसेस या कंसेप्ट सीखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक रेफरेंस बुक आप बहुत अच्छे से करो, उसमें चांसेस प्रोबेबिलिटी आपकी सिलेक्ट होने की ज्यादा अच्छी रहेगी। अंशु तुम्हारा क्वेश्चन मेरे को समझा नहीं, 100% क्या कवर हो जाएगा? चलिए, सो आई होप आपकी जो क्वेरीज हैं, मन में जो सवाल उमड़ रहे हैं, उनको प्रॉपर आपको सॉल्यूशन मिला होगा। कभी भी कुछ भी कहीं भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आपको है किसी भी तरीके का, उसको आप बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। सर एनी बैकअप आफ्टर नॉट गेटिंग, देखिए आईआईटी में तो बहुत सारे, यदि आप आईआईटी लेवल का तैयारी करते हैं तो एक तो आईआईटी में ही आप जा सकते हैं, वरना एनआईटी में आप जा सकते हैं। उसके बाद एमएसटी सीईटी का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका बिट्स पिलानी के एग्जाम्स हैं, बीसेट का एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं और सबका जो सिलेबस है वो यही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत अच्छा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। 15 लाख बच्चा हर साल इसकी तैयारी करता है, तो कुछ तो होगी दम इसमें, जब तो इतना बच्चा बैठ के तैयारी करता है। तो आप बस अपनी तैयारी पे फोकस रखो, आपके पास जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी स्ट्रीम अपने आप खुल जाएंगी। जानवी सर, बुक नेम देखिए, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग जो है, यदि आप जीरो लेवल से टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहते हैं और ऐसी कोई बुक जानते हैं, ऐसी वो कोई बुक चाहते हैं जिसमें थ्योरी भी हो, तो आप एररलेस बुक ले लें, ठीक है। एररलेस की स्पेलिंग का आप जानते हैं,
इसको पहले यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर के नाम से आती थी और पहले एक ही पार्ट में आती थी, अब ये 2 पार्ट में आती है, 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 फॉर क्लास 11, वॉल्यूम 2 फॉर क्लास 12। दूसरा बुक है बीपीएम, विशाल प्रकाशन मंदिर। बीपीएम मेरठ से पब्लिश होती है बुक और अच्छी बुक है, ठीक है। और यदि आपको ये बुक मिल जाए तो ये बुक बड़ी अच्छी है। एमएल खन्ना का बुक आता है, एमएल खन्ना भी बहुत अच्छा बुक लिखते हैं, ठीक है। ये बुक वैसी है जब आप शुरुआत कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छे बुक्स हैं ये कि, और सबसे अच्छा बुक इसमें एररलेस है, ठीक है। ये मार्केट में तो एक से एक बुक अवेलेबल है, आप खरीदने जाओगे तो करीबन 100 बुक्स जो है वो मार्केट में आपको बुक सेलर दे देगा। लेकिन आपको बुक ऐसी चाहिए कि आपको पढ़ने के बाद वो समझ में भी आए, है ना। आप उसके क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सबसे पहले हमको वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। बाकी इसके बाद तो आप जितने नाम लिख रहे हैं, बहुत मैं भी नाम लिख सकता हूँ। आर.डी. शर्मा इसमें आता है, हरिहंत का पूरा एक सेट ऑफ बुक आता है, सिंगेज का बुक आता है, एस.एल. लूनी आता है, मतलब दुनिया भर के नाम है। लेकिन आप यदि उनको लेके प्रिपरेशन शुरू करोगे, वो फर्स्ट डे पे नहीं पढ़ी जाती हैं। वो बुक्स ऐसे हैं जब आपने क्लास 11th और 12th का नॉलेज कुछ ले लिया है, कुछ पढ़ाई कर ली है, क्योंकि वो शुरू करते हैं बिल्कुल जेई के लेवल से, और आपको अभी शुरुआत आपने पढ़ने की करी है 10th के बाद है। तो बच्चे कई बार क्या है कि आईआईटी का बुक खरीदने जाते हैं, बुक सेलर से पूछते सबसे अच्छा बुक दो। अब सबसे अच्छा बुक उसने एडवांस का उठा के आपको दे दिया। अब वो जो बुक है, एक तो पहले उनमें थ्योरी रहती नहीं, और दूसरा वो बिल्कुल एडवांस लेवल के सम से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पहले ही क्वेश्चन में बच्चे का जो है वो डामाडोल हो जाती है स्थिति, और उसका पढ़ने का जो मन होता है वो होता ही नहीं बिल्कुल भी, और वो मन बना लेता है कि अब मैंने कुछ छोड़ देना, मेरे बस की नहीं है। तो आपने यदि धीरे, देखिए 100 सीढ़ियां हैं, और यदि आप डायरेक्ट छलांग लगाओगे 100वीं सीढ़ी पे तो निश्चित है आप गिरोगे ही सही। आपको धीरे 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 उठ के 100वीं सीढ़ी तक पहुंचना है। आप अभी पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो, और आप अभी सोचो कि मैं बिल्कुल पहली बार में जंप करूं और 100वीं सीढ़ी पे पहुंच जाऊं, सीधे 100वें माले पे चढ़ जाऊं, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। कहीं ना कहीं आप गिरोगे, छलांग लगाओगे भी। तो बिल्कुल यही बच्चों के साथ होता है कि फर्स्ट डे से आप बिल्कुल आईआईटी जेईई एडवांस का बुक पढ़ के आप यदि शुरुआत करोगे, अच्छी बात है रखना, लेकिन शुरू मत करना, क्योंकि उसमें आपका पहला क्वेश्चन नहीं बना तो जो कॉन्फिडेंस अपन ने बनाया है ना, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। तो धीरे धीरे जब अपन अपना नॉलेज गेन करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स अपने समझ में आएंगे। चूंकि जेईई एडवांस जैसे पेपर में मल्टीपल चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जब 3-4 क्वेश्चन को मिला, 3-4 चैप्टर को मिला के मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें एपी भी आ सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक का भी इन्वॉल्वमेंट है और ट्रिग्नोमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब कोई एक जगह आपकी वीक है या कुछ एक कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा तो आप पे क्वेश्चन बनेगा नहीं, और बनेगा नहीं तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी, और सब कुछ खेल कॉन्फिडेंस का है, ठीक है। बच्चों के, बहुत बच्चों के आप सुनना है, यदि जो आपके सीनियर हैं आप उनसे एक्सपीरियंस लेना कि जब वो पेपर में बैठते हैं तो बिल्कुल जो पढ़ के जाते हैं ना, उसका 50% भी वहां नहीं निकलता, इतना प्रेशर होता है चीजों का। तो इसलिए आप थोड़ा सा इन बुक से शुरुआत करें, कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, कंसेप्ट आपके बनेंगे, और उसके बाद तो बहुत बुक्स हैं आप ले सकते हैं, जो भी आपको रेफर कर रहे हैं आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सीनियर्स, आपके बड़े लोग, आप वो भी ले सकते हो, कोई बहुत बुरी बात नहीं है उनमें, ठीक है। सो जानवी, तुम्हारा क्वेश्चन था बुक नेम। बुक नेम मैंने आपको बताया सर, आरडी में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या जेई? आरडी शर्मा की बुक सब्जेक्टिव ने मत लेना, आरडी शर्मा सब्जेक्टिव और आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव आती। आरडी शर्मा सब्जेक्टिव केवल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, तो आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बुक लेना फॉर जेईई मेंस और जेईई एडवांस। तो आरडी शर्मा 2 पब्लिकेशन आते हैं, एक सब्जेक्टिव बुक लिखते हैं और एक ऑब्जेक्टिव, आपने ऑब्जेक्टिव परचेज करनी है। तन्मय, ओके सर। सर सिंगेज का बुक भी अच्छा है, सिंगेज भी ले सकते हैं। अंशु, इन बुक्स 100% टॉपिक कवर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल 100% टॉपिक कवर होते हैं, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बुक्स बनाए गए हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे 100% सिलेबस कंप्लीट होता है उसमें।
तन्मय चंद्र से सरसों दी फर्स्ट स्टेप इज एनसी। हाँ, एनसीईआरटी आप रेफरेंस बुक के लिए रख सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, साथ में आपने 11th का एग्जाम भी देना है तो उसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ होती जाएगी और बहुत बेसिक है। मैं आपको पहले भी बोला, एनसीईआरटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आपको एनसीईआरटी जरूर करना चाहिए लेकिन उसको सब कुछ मान के नहीं चलना चाहिए। हर्षवर्धन सर, आर डी शर्मा गुड फॉर प्रिपरेशन फॉर जीरो लेवल। नहीं, देखिए आर डी शर्मा में एक्चुअली क्या है, थ्योरी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन से शुरुआत की गई है, या थ्योरी दिया है तो बहुत कम डिटेल में थ्योरी नहीं दिया है आर डी शर्मा में। ठीक है, बुक अच्छी है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव। आर डी शर्मा सब्जेक्टिव से आप यदि तैयारी करना चाहो तो बहुत अच्छी आपकी कंसेप्ट को क्लियर करेगी। आर डी शर्मा सब्जेक्टिव बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव में जेई के लेवल से शुरुआत करी गई है, बहुत बेसिक लेवल से शुरुआत नहीं करी है। यदि आपने जीरो लेवल से उठना है तो ये बुक सबसे ऊपर जो मैंने लिखी है वो हर सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। पवन सर, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए अप्रोप्रिएट है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसको 100% बनाइए, निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे से। आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव 100% लगाइए आप उसको। जानवी, थैंक यू सर, ओके। आयुष राउत, एररलेस में हमें एक पार्ट, हाँ अभी आप एक पार्ट ले सकते हैं एररलेस का, वॉल्यूम 1 क्लास 11th के बेस पर। क्लास 12th का अगले साल आप ले लीजिए, क्योंकि अभी आप टोटली 11th ही पढ़ेंगे अपन। संकेत, ओके सर, ओके। अंशु क्या पूछ रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सी बुक? देखिए, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए और बहुत अच्छे सिंक्रोनाइज करके दे रखे हैं, टॉपिक वाइज दे रखे हैं, वो इस बुक में आपको मिलेंगे। बीपीएम की बुक में जो क्वेश्चंस को है वो लेवल वाइज डिवाइड किया है, 4 लेवल आपको दिए हैं। तो वो 4 फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर एक कॉम्पिटिटिव वाला लेवल उसमें दिए हैं। एमएल खन्ना में नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब मिक्सअप करके दे रखे हैं, ऐसा नहीं है 0 से शुरू करके 100 तक गया है एमएल खन्ना में, लेकिन हाँ कंपटीशन में जितने कंसेप्ट हैं हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन डाला है और अप्रॉक्स हर चैप्टर पे 250 से 300 सवाल आपको एमएल खन्ना की बुक में मिल सकते हैं। ठीक है, बीपीएम इसमें पूरा एक ही एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज वाइज दिया है। बीपीएम में लेवल वाइज दिया है, एररलेस में टॉपिक वाइज दिया है। तो सब बुक्स का कैटेगरी अलग है, जैसी रिक्वायरमेंट बच्चे की होती है बच्चा वैसा बुक खरीदता है ना। एररलेस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, उसमें नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन आएंगे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे टॉपिक वाइज बाइफरकेशन किया गया है। जबकि वीपीएम में क्या है, वीपीएम में लेवल वाइज कैटेगराइजेशन किया गया है कि फर्स्ट लेवल ये आप क्लियर कर लो, फिर सेकंड लेवल के क्वेश्चन, फिर थर्ड लेवल, इस तरीके से कैटेगरी की है। एमएल खन्ना में ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, इन्होंने एक्सरसाइज वाइज दिया है और एक्सरसाइज में आप पहली एक्सरसाइज करो, फिर दूसरी एक्सरसाइज करो, फिर तीसरी एक्सरसाइज, इस तरीके से बाइफरकेशन है बुक का अलग अलग। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है बच्चे वैसे बुक परचेज करते हैं। तो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओके। तो अंशु आपका ये क्वेश्चन था। आयुषी सर, जिन्होंने मैथ्स ड्रॉप किया है उन्हें मैथ्स कितना पढ़ना? उन्हें मैथ्स बहुत बेसिक आइडिया उनको ज़रूरत है। मैथ्स यदि आपने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो एनसीईआरटी का बुक या जो आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है वो आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। और जिन बच्चों ने मैथ्स ड्रॉप करके या फिर एडिशनल मैथ्स लिया हुआ है उनके लिए अलग से सब्जेक्टिव क्लास मैथ्स की लगती है, तो वो क्लास में आपको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव वाला क्लास बहुत भारी जाएगा यदि आप मैथ्स ड्रॉप कर दिए हो। और बेसिक मैथ्स जितनी भी ज़रूरत होती है वो सब, जैसे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनिशियल स्टेज पे आपके जो फिजिक्स वाले सर हैं वो बेसिक मैथ्स का पहले 1-2 महीने क्लास ही लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स काफ़ी कुछ वो सिखा देते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं उसके लिए कि आप ये क्लासेस कर सकते हैं। कई बच्चे करते हैं और आगे चल के उनको फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि मैथ्स अच्छा होगा तो फिजिक्स बच्चों का बहुत अच्छा हो जाता है। कहीं कहीं केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन की, तो लेकिन हाँ ये जो आप चीज़ें पढ़ोगे अब कॉम्पिटिटिव लेवल की, ये बिल्कुल कहीं भी यूटिलाइज नहीं होंगी। जैसे अभी तक तो क्वाड्रेटिक में ठीक था कि भाई ये इतना आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अब जो क्वाड्रेटिक में और मैं 50% अब आपको पढ़ाऊंगा
इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ने वाली है। मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट आप चैप्टर का समझ सकते हैं, लेकिन हाँ जब बहुत डेप्थ में अपन जाएंगे तब फिर आप उसको छोड़ दीजिएगा। पवन ओके सर, ऐश्वर्या जगताप व्हाट बुक्स आर इनफ नीट स्टूडेंट। देखिए नीट के लिए तो सबसे पहले आपको ये बताया कि केमिस्ट्री में आप जो है बिल्कुल आप उसको कर लीजिए एनसीईआरटी को बिल्कुल, और बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी एकदम घोंट लीजिए। एनसीईआरटी मैथ्स और बायोलॉजी के लिए बहुत नेसेसरी है, उसको आपको करना ही चाहिए। हर लाइन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी जेई में, सॉरी नीट में, हर लाइन से क्वेश्चन उठा उठा के आ रहा है, तो हर लाइन को बड़ा डिटेल में आप पढ़िए, चाहे वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो या फिर वो आपका केमिस्ट्री हो। और फिजिक्स के लिए आपको सर एससी वर्मा बोलते हैं, वो आप कर सकते हो। आयुष राउत सर, एलएलएस में बेसिक थ्योरी दी है। बेसिक नहीं, एलएलएस में बेसिक से लेके पूरा 100% थ्योरी दे रखा है और बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में दे रखा है। सर फॉर गेटिंग सिलेक्टेड व्हाट मार्क्स बी गेट। देखिए आपको एटलीस्ट 60% परफॉर्मेंस अपनी पेपर में दिखाना है, तब आप बहुत अच्छा सिलेक्शन ले सकते हो। ये पेपर में जितने भी मार्क्स का पेपर हो उसमें 60%, 60% एंड अबव परफॉर्मेंस आपका रिक्वायर्ड है। वैभव सर व्हाट इज द वेटेज ऑफ क्लास 11th? देखिए क्लास 11th और 12th में का जितना भी सिलेबस आपको, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो चाहे वो आपकी सीबीएसई बोर्ड हो, 100% सिलेबस इंक्लूड किया गया है जेई में। तो 11th और 12th का पूरा सिलेबस जितना भी है वो पूरा क्लास जेई के एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में भी और एडवांस में। तो 100% वेटेज है उसका। 11th 12th आपको करना ही पड़ेगा यदि आपको जेई क्लियर करना है सर। आप सिखाते हो? देखिए हम लोग जो है सारी ब्रांचेस में हम लोग ही सिखाते हैं, ठीक है। कभी मॉर्निंग अल्टरनेट डेज पे क्लासेस रहते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट रहती है, तो हम लोग सारे ब्रांचेस में आएंगे। नीट के लिए मैथ ड्रॉप करना चाहिए? हाँ देखिए जैसा बोलते हैं ना कि दो नावों पे सवार हो गए, तो मान लो जब तक आप बैलेंस करके चल रहे हो जब तक तो ठीक है, मान लो हवा का दबाव बढ़ा और नाव ऐसे होने लगी तो आप गिर जरूर जाओगे, ठीक है। तो यदि आप दोनों में बैलेंस करके चल पा रहे हैं, आपको नीट भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आप जेई कर सकते हो। लेकिन यदि जेई की तैयारी के साथ साथ आप नीट की तैयारी कर रहे हो, परफॉर्मेंस आपका खराब हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से सब्जेक्ट को ड्रॉप करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस रखना चाहिए। कई पेरेंट्स का ये रहता है कि सर मान लो जेई में नहीं हुआ तो मैम नीट तो कर सकते हैं, या नीट नहीं हुआ तो हम जेई कर सकते हैं। और मैथ्स ड्रॉप नहीं करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई मैथ्स लगभग हर एग्जाम में थोड़ी थोड़ी पूछी जाती है, चाहे रेलवे का हो बैंकिंग का हो, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा मैथ्स। तो इसलिए बहुत बेसिक मैथ्स तो आपको आनी चाहिए, एकदम से भी ड्रॉप नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। तो एडिशनल मैथ्स आप रख सकते हैं, क्योंकि एडिशनल मैथ्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है। आप दिन भर में 1 घंटा भी दोगे तो आप आराम से 2 साल में मैथ्स अच्छा कर सकते हो, और 11th 12th दोनों के एग्ज़ाम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। और जहाँ तक की बात है क्लास 11th के एग्ज़ाम की, वो तो होम एग्ज़ाम होता है, तो उसका आपको कोई स्कूल एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लेना। यदि हमने टाइप कॉलेज में एडमिशन ले रखा है, जैसे आपने अभी सेंट पॉल में लिया होगा एडमिशन, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो आप हम यहाँ इंस्टीट्यूट में भी पेपर आ जाएंगे और वहीं पे आप सॉल्व करके सबमिट कर दोगे। 12th का टेंशन है तो 12th आसानी से निकल जाता है। आप इतना पढ़ोगे मैथ्स, इतना बताया जाएगा आपको सब्जेक्टिव क्लास में कि आप बहुत अच्छे से पास कर सकते हो 12th, ठीक है। तो अब इट इज़ अप टू यू कि आप छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। बाकी नहीं छोड़ेंगे तो उससे बेनिफिट है, लेकिन हाँ जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ना रख के एडिशनल मैथ सब्जेक्ट रखिए, तो उसके लिए आगे भी आपको ऑप्शन खुले रहेंगे। आपने रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, वो सेक्टर्स भी खुल जाएंगे फिर आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अभी आप छोड़ दोगे, ड्रॉप कर दोगे, तो कहीं ना कहीं मन में आएगा अरे यार बड़ा मुश्किल है, अब मैं फिर कैसे कोप अप करूंगी। एक फोबिया तो बच्चों को रहता ही है शुरू से, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। अच्छे आईआईटी या एनआईटी कॉलेज के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए? देखिए अच्छे एनआईटी में और आईआईटी कॉलेज में जाने के लिए वही मैं आपको बोला, जो भी पेपर है आप दे रहे हो उसमें अपनी परफॉर्मेंस 60% प्लस अपनी परफॉर्मेंस आप दिखाइए, आपको अच्छा एनआईटी या आईआईटी मिल जाएगा।
टॉप का चाहिए फिर तो टॉपर ही बनना पड़ेगा आपको, लेकिन हाँ थोड़े से यदि नीचे के NIT IIT चाहिए तो इतना परफॉर्मेंस आप करिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। आर्या सर, जिन्हें मैथ्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेना है तो उन्हें बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड मैथ्स की? देखिए, बेसिक मैथ्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। कैलकुलेशन में बच्चे जनरली फंसते हैं। मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ, बच्चे जब आते हैं बहुत बेसिक कैलकुलेशन में फंसते हैं। भाई मैं जो समझा रहा हूँ वो तो उनको समझता है, लेकिन उनको जो टाइम लग रहा है वो मैंने देखा कि एक तो टेबल उनको लर्न नहीं है, इसी कारण कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। या फिर जो अपनी पावर्स की कैलकुलेशन है, जैसे जो सिंपल से अप्रोच है, पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम हो डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स यदि सीखना है तो आप अपनी बेसिक कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखिए, आप अपना टेबल बहुत अच्छा रखिए, आप अपना प्लस और माइनस इंटू ब्रैकेट ओपन जो सिंपल से रूल हैं वो बहुत अच्छे रखिए, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो सकती है। बच्चों के कॉन्फिडेंस यही गड़बड़ाते हैं। मैंने कई बार बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि पूरा फॉर्मूला जो मैंने सिखाया, पूरी थ्योरी मैंने जो सिखाई वो उन्होंने बिल्कुल सही अप्लाई करी। लास्ट में जब 2-3 लाइनों में कैलकुलेशन की बारी आई तो वहीं उन्होंने माइनस की मिस्टेक करी और आंसर आना चाहिए था बी, उनका आ गया सी और उनके माइनस हो गए 1। ठीक है, +4 मिलना चाहिए था, वहाँ पर -1 हो जाता है। 5 मार्क्स का लॉस है आपको वहाँ पर। तो बेसिक जो कैलकुलेशन है वो तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और वो उसको अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है आपके घर में छोटे भाई-बहन हो, आपके आस-पास छोटे कोई रिलेटिव्स में या पड़ोस में कोई बच्चे रहते हो, आप उनको सिखाइए, मैथ्स लेके बैठ जाइए, उनको 1 घंटा दीजिए, उससे आपका भी अच्छा होगा और उनका भी अच्छा ही होगा। आपने सुना होगा बिहार जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, और वहाँ पर यदि आप देखोगे तो 8th में जो बच्चा पढ़ता है वो 7th क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, 10th में जो पढ़ता है वो 9th क्लास के बच्चों की ट्यूशन्स लेता है। तो इस तरीकों से उनका जो है पढ़ाने से जो है आपके कंसेप्ट, भाई पढ़ाने के आपको मास्टर नहीं बनना है, बस ये बनना है कि वो बच्चा जो को जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको उसकी हर क्वेरी जो है वो क्लियर करते आना चाहिए। यदि आप कर पा रहे हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना? क्योंकि आप जो क्लास पढ़ के आए हो वही क्लास उसको बतानी है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईज़ी हो जाएगा और उस बच्चे का थोड़ा-सा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको इन चीज़ों से आप अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर सकते हो, थोड़ा-सा समय दीजिए। मानकापुर में कितने बैचेज़ हैं? देखिए, अभी तो बैचेज़ बहुत चलते हैं हम लोगों के, टारगेट के बैचेज़ हैं, फाउंडेशन के भी बैचेज़ हैं, तो 3-4 बैच हो जाते हैं दिन भर में, तो काफ़ी सारे बैचेज़ हैं। और अभी तो चूँकि आपका एडमिशन शुरू ही है न्यू फाउंडेशन का, है ना? तो देखते हैं उसमें आगे चल के बैचेस कितने बनते हैं। और तन्मय चंद्र सर, लास्ट क्वेश्चन हाउ मच अच्छा, कितना घंटा हमको पढ़ना चाहिए? तो मिनिमम स्टार्टिंग में अभी कम से कम हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स तो आप दीजिए। 2 घंटा जो है हर सब्जेक्ट को आपको देना ज़रूरी है। मिनिमम 6 आवर्स की स्टडी आप ज़रूर रखिए डेली बेसिस पर, ठीक है? इसमें नहीं होना चाहिए कि आज मैंने पढ़ लिया अब 4 दिन गैप कर दिया। कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप यहाँ पर रेगुलर क्लास जो कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें भी बिल्कुल रेगुलर बने रहिए, ठीक है? और यदि किसी वजह से छूट गया तो ऑनलाइन का एक फ़ायदा ये है कि भाई जो वीडियो आपको डाले गए हैं वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, मतलब बिल्कुल टच में बने रहिए, क्योंकि कई बार ये होता है ना, एक साइकोलॉजी होती है, जैसे आप सभी लोग मूवी देखने जाते होंगे, फिल्म देखने जाते होंगे, शुरू का 5 मिनट या 7 मिनट छूट गया तो यही लगा रहता है कि भाई क्या छूट गया, अपन लिंक नहीं कर पाते। सो मन में एक साइकोलॉजी बैठ जाती है, इसलिए लिंक नहीं ब्रेक करना है, आपने क्लास बिल्कुल रेगुलर करनी है, ठीक है? लिंक बना बना रहना चाहिए, और ऐसे ही पढ़ाई में भी है कि आप ज़रूर समय दीजिए। सारे कोई काम आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है पढ़ाई के अलावा, केवल पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई करिए। निश्चित रूप से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 2 साल जो बच्चे पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं, नीट जैसे एग्ज़ाम और जेईई जैसे एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। आपने सही डायरेक्शन चूज़ करी है, उस पे आपको सही चीज़ें दी भी जा रही हैं, बस आपको अब उस पे मेहनत करना है, ठीक है? हम लोग तो बताते हैं हर बच्चे को एक सा, लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता, उसका रीज़न ये है कि सब बच्चे एक सी मेहनत नहीं कर पाते हैं, सबका फोकस एक सा नहीं हो पाता है।
इसलिए आपकी मेहनत पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आर्या सर, जेई मैथ्स में कट ऑफ कितना होता है टोटल में से? देखिए, कट ऑफ नहीं, बहुत मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं और उतना क्वालिफाइंग मार्क्स आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला कि 60% प्लस आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए 10 से 12% आता है मिनिमम क्वालिफाइंग। मतलब इतना तो आपको लाना ही है, इतना नहीं लाओगे तो आप बाहर हो जाओगे, तो इतना तो बच्चा आराम से ला ही सकता है। तो और पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का कट ऑफ नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ आता है। ठीक है, ओवरऑल परसेंटाइल पे डिपेंड आपकी रैंक होती है, तो रैंक के बेसिस पे आपको एनआईटी मिलता है। वहां पे रैंक लिस्ट बनाई जाती है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है जेई एडवांस का एग्जाम, एक है जेई मेंस का एग्जाम। जेई एडवांस में वहां पर ये कट ऑफ डालते हैं कि आपको इतने परसेंटाइल के ऊपर किसी बच्चे का मार्क्स है तो उनको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। ये जेई का प्रोसेस है। और जो एनआईटी में एडमिशन का प्रोसेस है उसमें वो रैंक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे एग्जाम में बैठते हैं सबको कहीं ना कहीं एडमिशन जरूर मिल जाता है। एनआईटी में नहीं मिलेगा तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलेगा, और वहां नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। तो यदि आपने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया है तो इसकी गारंटी मैं लेता हूं और कोई भी ले सकता है अभी, कि आपका भले ही 12th ना निकले लेकिन आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो उसकी गारंटी आप मान के चलिए कि आपको इंजीनियर तो आप बन ही जाओगे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से बनो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से बनो, चाहे एनआईटी से बनो, चाहे आईआईटी से बनो, आप बनोगे ही, कंफर्म है ये। क्योंकि अभी तो हालात इतने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं कि बच्चों को बुला बुला के घर से वो इंजीनियरिंग करा रहे हैं। ठीक है, सो इंजीनियर तो आप बन जाओगे, बस अब डिपेंड करता है आप कितने अच्छे कॉलेज से करते हो, और जितने अच्छे कॉलेज में जाना है आपको उतनी ही अच्छी रैंक लानी है। ठीक है। जानवी सर, बायोलॉजी ड्रॉप करना चाहिए या नहीं? बायोलॉजी यदि आप नीट नहीं करना चाहते, आपको डॉक्टर या उस लाइन में नहीं जाना है, ठीक है, देखिए केवल एक एमबीबीएस ही करना है या बीएएमएस करना है या डेंटल में आपको जाना है, यही नहीं है। एग्रीकल्चर है, बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे फील्ड बायो में भी हैं जो बच्चे अभी इसकी केवल ये मानते हैं कि भैया हमको नीट ही करने को मिलेगा बायोलॉजी करने के बाद। ऐसा नहीं है, बहुत सारे फील्ड हैं, बायोटेक्नोलॉजी है ना, एग्रीकल्चर है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें आप बायोलॉजी से भी जा सकते हो। तो यदि आपको बायोलॉजी मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी से ही आपको आगे बढ़ना है, तो आगे आपके बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा फील्ड खुले हुए हैं। सर, जेई के लिए बायो ड्रॉप करना होगा? यदि आप बिल्कुल मन बना लिए हो कि जेई करना है, आप ड्रॉप कर दीजिए बायो, बिल्कुल पहली फुर्सत में कर दो। बिल्कुल आपने मन बना लिया कि आपको ऐसे किसी ब्रांच में नहीं जाना है, बायो से रिलेटेड स्ट्रीम में नहीं जाना है, या बायो में आपका इंटरेस्ट नहीं आता, बिल्कुल फर्स्ट डे आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, जबरदस्ती बर्डन बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ये बता दूं, नीट का एग्ज़ाम थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ जाता है। कंपटीशन बहुत टफ होता है नीट के एग्ज़ाम, पेपर बहुत ईजी आता है लेकिन कंपटीशन टफ होता है, और नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत कम है नीट के लिए। नीट के एग्जाम के लिए, या जो नंबर ऑफ सीट्स हैं एमबीबीएस कॉलेज में या बीएएमएस है, जो तो जितना इंजीनियरिंग के लिए सीट्स हैं उतना नहीं है मेडिकल में सीट्स, लेकिन ऑप्शन बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी लेके पढ़ोगे तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे नीट का एग्जाम में यदि क्वालिफाई नहीं होते। ठीक है, तो बड़े आसानी से क्वालिफाई होते हैं, लेकिन बच्चों का ये रहता है ना कि हमको बीएमएस नहीं करना है, हमको तो एमबीबीएस ही मिले तो ही चलेगा, तो एक वो रह जाता है। और फिर यदि प्राइवेट कॉलेज में आप करने जाओगे तो बहुत भारी भरकम फीस है एमबीबीएस, गवर्नमेंट मिले तो चलता, लेकिन प्राइवेट में मिलेगा तो, जैसे एम्स में आपको मिल गया, यदि एम्स में 50-60 सीट्स हैं, उसमें यदि आपका एडमिशन हो गया तो बिल्कुल आप ये समझ लो आप तो बिल्कुल सरकारी दामाद हो जाओगे। 6,000 रुपये में सालाना उसकी फीस है, और उसमें बिल्कुल 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज हैं सारी। खाने को फ्री मिलता है, पढ़ने को फ्री मिलता है, रहने को फ्री मिलता है, 6,000 में सब कुछ इंक्लूडेड है। और वहीं कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से आप करने जाओगे तो 25-30 लाख रुपए साल का लग जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है। तो वो बाइफरकेशन करना, यदि इसलिए आपको यदि एमबीबीएस करना ही है तो बिल्कुल कोशिश करिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको मिले। ठीक है, वहाँ पे फीस कम लगेगा, सीखने को भी बहुत अच्छा मिलेगा।
सब जेई के लिए बायोड्रॉप चीकू का हो गया, फिर ओमकार क्या पूछ रहे हैं सर, इन विच सीक्वेंस वी हैव टू स्टडी चैप्टर फॉर जेई। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक बता रहा हूँ, उसके बाद जब मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूंगा 2 से 2.5 महीना ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, उसके बाद हम अलजेब्रा के पोर्शन लेंगे जिसमें अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, पी एंड सी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे जिसमें पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आर्यन आर्यन क्या बोल रहे हैं सर, स्टेट और सीबीएसई के बैचेस कब डिवाइड होंगे? देखिए स्टेट और सीबीएसई के बैच डिवाइड नहीं होते हैं, क्योंकि स्टेट और सीबीएसई अपन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो दोनों बैचेस के बच्चे, मतलब स्टेट बोर्ड के बच्चा के लिए भी वही पेपर आता है और सीबीएसई बच्चों के लिए भी सेम पेपर ही आता है, इसलिए सेम तैयारी करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसमें जिस फायदा ये होता है कि हम लोग कभी स्टेट बोर्ड की बुक से क्वेश्चंस कराते हैं और कभी सीबीएसई बुक से क्वेश्चंस कराते हैं, और दोनों बुक्स को 100% हम कवर कराते हुए चलते हैं। और उसमें आपका फायदा ये होता है कि भाई आपने कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्टेट बुक से बना ली है तो आप उसको सीबीएसई बोर्ड से भी बना सकते हो और टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो। तो बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ही हमने स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि दोनों बच्चे बैठ के एग्जाम देते हैं और दोनों का लेवल समझ में आ जाए, इसलिए दोनों बच्चे साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। इस कंसेप्ट को लेते हुए हम बाइफर्केशन नहीं करते हैं स्टेट और सीबीएसई में, और आपको भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपका स्टेट बोर्ड है तो अब मैं स्टेट बोर्ड की एक्सरसाइज बनाऊं और मेरे को एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज बनानी है। जो बच्चों का सीबीएसई है वो एनसीईआरटी बनाए, साथ साथ स्टेट बोर्ड का भी बनाए, यदि आपने कंपटीशन में बहुत अच्छा करना है। हाँ, यदि केवल स्कूल लेवल के एग्जाम्स की बात है तब फिर उसके लिए बोर्ड की हम लोग अलग क्लासेस लगाते हैं, तब आपको स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अलग अलग क्लासेस मिलेंगे। ऋतु की सर, मैंने मैथ्स को ड्रॉप किया है बट क्या अभी मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एडिशनल मैथ्स लेना है? हाँ, यदि स्कूल में एडमिशन आपका अभी नहीं हुआ है तो आप स्कूल से एक बार कांटेक्ट करिए, उनको बताइए कि सर हमको एडिशनल मैथ्स लेना है। देखिए कुछ हो सकता है, या फिर आप जैसे मानकापुर ब्रांच से हैं तो वहाँ पर मैडम को कांटेक्ट करिए, नाहिन मैडम है, या प्रमोद सर को कॉल करिए, वो आपको ज़्यादा कुछ आइडिया दे देंगे। और यदि आपने सेंट पॉल में किया है एडमिशन तो काफ़ी कुछ चांसेस हैं आपका मैथ्स ऐड हो सकता है उसमें। तो एक बार आप जो डायरेक्ट सर लोगों से बात कर लीजिए या मैडम लोगों से, वहाँ पर सीधे आज ही बात कर लीजिए, जितना जल्दी बात करेंगे उतना जल्दी कुछ हो पाएगा उसमें। आर्या सर, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आगे कौन सी फील्ड में ज़्यादा स्कोप होगा या फिर है? देखिए हर फील्ड बहुत अच्छी है यदि आप पढ़ाई कर रहे हो। फर्स्ट सबसे पहले तो बिल्कुल आपने यदि 11th-12th साइंस से लिया है तो अभी तो आप बिल्कुल घुस जाइए, बिल्कुल 12th तक ये मत सोचिए कि आगे फील्ड कौन सी खुली रहेगी कौन सी नहीं खुली रहेगी। आप केवल 11th और 12th जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, हम उन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा करिए बस। ठीक है, और किसी बात की कोई चिंता मत करिए, सारी फील्ड्स आपके लिए बिल्कुल बाहें फैला के खड़ी हुई हैं। यदि आपका एकेडमिक आपका बहुत अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपको नॉलेज है, तो जब भी गवर्नमेंट एग्जाम लोगी तभी भी आप क्वालिफाई करके आगे जा सकते हो। बिल्कुल ऐसा मन में मत लाओ कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है 11th-12th साइंस पढ़ के। सबसे अच्छे बच्चे वही रहते हैं जो साइंस से स्टडी किए हुए हैं, कहीं ना कहीं ये स्टडी आपको आगे लेके जरूर चली जाएगी। और मैं बिल्कुल एकदम अल्टीमेट गोल एक बार बच्चों को जरूर बता देता हूँ कि कुछ हो चाहे ना हो, ये जो फील्ड आपका कोचिंग इंडस्ट्री है ना, ये फील्ड इतना बड़ा हो गया है आज की डेट में कि अच्छे अच्छे बीटेक और एमटेक करके बच्चे यहाँ जो है पढ़ाने के लिए आते हैं, और काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पर। स्टार्टिंग सैलरी बीटेक करने के बाद एक बंदे को यहाँ पर 1.25 लाख के आसपास महीने का मिलता है। 1.25 लाख रुपए महीने का मतलब जो है 15 लाख के आसपास हो गया सालाना। ठीक है, इतनी मिनिमम गारंटी है, इतना आपको मिल ही जाएगा। ये फील्ड कभी भी आपके लिए खुला हुआ है। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए, पीसीएम में से जो भी अच्छा लगता है उसको पढ़िए और बहुत ज़्यादा पढ़िए, इंटरेस्ट डेवलप करिए। और एक बार आप आईआईटी कॉलेज में चले गए हैं या आपने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, तब आपको पूरी लाइफ पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, इतने गट्स पर डेवलप हो जाएंगे एक बार आप आईआईटी से पास आउट हो जाओ। कहीं कोई बंदा आपको मिले तो आप मेरे को बता देना कि सर ये बंदा आईआईटी से पास आउट है और घर में ये बैठा है, इसके पास कोई काम नहीं है।
एक बंदा मेरे को बता देना। आईआईटी में बच्चों के इतने गट्स डेवलप, मेरे खुद के आंखों के सामने के ये रिजल्ट हैं अभी रिसेंटली, कि बच्चों ने 22 25 लाख का पैकेज छोड़ा है, उससे छोड़ा। 2 साल नौकरी करी, 25 लाख रुपए पर ईयर उन्होंने उठाए हैं। 2 साल नौकरी करी, पैसा जमा किया, वो 2 साल नौकरी करने के बाद छोड़ दिया। अब उसके बाद वो घर में बैठ के आईएएस और आईपीएस का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना गट्स डेवलप हो जाता है बंदे में, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं अपना ही कुछ कर लूंगा। तो अभी आप केवल एक और एक चीज सोचिए कि मेरे को किसी तरीके से वहां पहुंचना है, उसकी तैयारी में मेरे को जुड़ जाना है। एक बार आप वहां पहुंच गए, फिर आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपके इतने रास्ते खुल जाएंगे कि बेहिसाब। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए। कट ऑफ मतलब क्या होता है? कट ऑफ मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने मिनिमम आपको मार्क्स मिलने चाहिए तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उसको कट ऑफ मार्क्स बोलते हैं। सर आईआईटी, ट्रिपल आईटी का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी होता है। ठीक, और एनआईसीआर कॉलेज अच्छे होते हैं क्या? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है पवन। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी है और बहुत, लेकिन इसमें सीट्स कम होती हैं, बहुत रेयर बच्चों को चांसेस मिलता है। अपने यहाँ से भी 2-3 बच्चे इन जगहों पर गए हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में। ओके सर, थैंक यू। अभी को कुछ भी है। ओके बेटा। सर 11th की बोर्ड की एग्जाम होती है क्या 12th की जैसे? नहीं, 11th की बोर्ड एग्जाम नहीं होती, 11th का होम एग्जाम होता है। अपने टाई अप वाले स्कूल में हो तब तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू बेटा। तन्मय जन्नत सर, आपने? नहीं, मैंने जेई नहीं किया है, मेरा एमएससी है, एमएससी मैथमेटिक्स, डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। ठीक है, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। आयुष राउत सर, 11th की बोर्ड की एग्जाम होती है क्या 12th के जैसे? नहीं, नहीं बेटा, अभी बताया आपको। आर्या सर, कॉलेज में एडमिशन लेते समय अगर हमने बायो लिया है और अगर हमें कुछ दिनों बाद उसे ड्रॉप करना हो तो हो पाएगा? बात करके आप देख लीजिए, जैसा मैंने आप बोला, आप सेंटर में बात कर लीजिए एक बार, यदि पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि जो टाई अप होते हैं और उनसे जो मैनेजमेंट होता है, ये अपने टीम मेंबर्स करते हैं मैनेजमेंट। हम लोगों का केवल काम जो है आप लोगों की सहायता करना है, आप लोगों का हेल्प करना है। इन बातों को लेके पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो थोड़ा सा रोल हम लोगों का इस बात में कम है कि मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो आप एक बार उनको कांटेक्ट करिए, वो पूछ के आप तक कन्वे जरूर कर देंगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक। तन्मय चंदन केड़े सर आए हैं, सैंड जेवियर्स भी बहुत अच्छा है, अपना पहले टाई अप था सैंड जेवियर्स में, अभी भी है, और निशित विजयन सर से बहुत अच्छी अपने पहचान है। ठीक है, तो सैंड जेवियर्स में भी बिल्कुल सेम टाई अप था, और स्कूल के जो एग्जाम हो जाते थे अपने यहाँ हो जाते थे। तो सैंड जेवियर्स है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। आयुषी सर, टाई अप कहाँ कहाँ बताए? देखिए, सैंड जेवियर्स है सीबीएसई के लिए, और सैंड पॉल है स्टेट बोर्ड के लिए। दोनों में से कहीं भी आप ले सकते हो। पवन पाहुने, थैंक यू सर, बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए। हाँ, डाउट क्लियर होना जरूरी है भैया। एक फोन आ रहा है, अटेंड कर लेते हैं। और फोन आ रहा है ABCDEFG, पता नहीं देखिए किस नाम से फोन आ रहा है। ABCDEFG, ABCDEFGH फोन। हेलो, हाँ जी, किस बात की सर? ओके सर, ये हो गया मेरा, एक्चुअली क्या है, मैंने डाल दिया है। हाँ, चलिए, तो ओके, आप लोगों से भी बात करके बड़ा अच्छा लगा। ऐसे डाउट्स क्लियर करते रहें, जरूरी है ये छोटी छोटी बातें मन में नहीं रहें। और बिल्कुल बिंदास पढ़िए, किसी चीज के बारे में कुछ मत सोचिए। ठीक है, आपका काम केवल, अभी आपने 11th 12th ले लिया ना साइंस से, अब आपका काम यह है कि मेरे को उसको अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा करना है। देखिए, मैं आप सभी बच्चों के लिए बताता हूँ कि आपके सिलेक्शन के 100% चांसेस हैं, क्योंकि आप और आपसे भी नीचे के बच्चे भी सिलेक्ट होके गए हैं। बस बात यह है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप कितना समझ रहे हैं, उस पर कितने डाउट्स पूछ रहे हैं आप। ठीक है, और उस पर कितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बात मायने रखती है। पिछला जो भी आपके साथ हुआ वो कहीं कुछ मायने नहीं रखता। मैंने 60% बच्चे को भी सिलेक्ट होते हुए देखा हुआ है, जेई में भी और नीट में भी।
क्योंकि बच्चों की परफॉर्मेंस 11th-12th में ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि 10th तक का काम जो है वो रट्टे तोते जैसा काम होता है कि अब पता रहता है कि भाई ये इतने क्वेश्चन कर लो, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ही जरूर। लेकिन 11th और 12th में इतना वास्ट सिलेबस है, किसी चीज की कोई गारंटी, जैसे आपने मेरे को अभी भी पूछा कि सर इस चैप्टर से कितने, कोई गारंटी नहीं है भाई, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए और एनालिटिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, रट्टा वाला काम बिल्कुल भी नहीं चलता, थोड़ा सा भी डेटा चेंज कर देंगे और डेटा जरूर चेंज करके पूछते हैं। आईआईटी जेई एडवांस की आज तक की हिस्ट्री है कि एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ये जेई एडवांस का हिस्ट्री है। ठीक है, 68-65 के आसपास से एग्जाम लेना शुरू किया है, आज 35-20-55-56 साल हो गया एग्जाम लेते हुए उनको, और क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आईआईटी का जो पेपर डिजाइन करते हैं वो आईआईटी के प्रोफेसर डिजाइन करते हैं, और जो 7 मेन स्ट्रीम्स है आईआईटी की, जो 7 मेन आईआईटीज हैं, एक बार में एक कोई आईआईटी उसको कंडक्ट करती है पेपर को। तो जो आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के कीड़े होते हैं। ठीक है, और वो जो कीड़े जब पेपर बनाते हैं तो वो किसी बुक को देख के नहीं बनाते कि इस बुक से ये क्वेश्चन दे दिया, उस बुक से वो क्वेश्चन दे दिया, वो तो बैठ जाते हैं, जो मन में आता है वो क्वेश्चन आपको दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कहीं नहीं चलता कि ये बुक मैंने ली है और इस बुक के मैं सारे क्वेश्चन रट डालूं तो मैं जेई का पेपर फाड़ दूंगा, बिल्कुल गलत है। आपको उसको कंसेप्ट को सीखना है वहाँ पर। जेई में मैथ्स के लिए मैक्सिमम चैप्टर्स, मतलब समझा नहीं क्या पूछा बेटा आपने। सर एवरेज बच्चे भी, हाँ एवरेज नहीं, बिलो एवरेज बच्चे भी बहुत अच्छा आईआईटी में जा सकते हैं। मैं तो कई केस ऐसे देखा हूँ कि भाई वो 12th में पास होने की गारंटी नहीं थी, वो आईआईटी से पढ़ रहे हैं, अभी पास आउट हैं आईआईटी से। बिल्कुल कहीं कुछ मायने नहीं रखता कि आपको 10th तक जैसे मैंने बोला ना कि रटने वाली बात है, भाई मेरे को रटने का नहीं, कई बच्चों के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं, उनको रटना समझ में नहीं आता या वो रट ही नहीं पाते चीजें, इसलिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस 10th में नहीं आती है। ठीक है, तो 11-12 से पूरा एनालिटिकल बातें शुरू हो जाती हैं, रटने वाली बात बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो कई बच्चों को क्या है बताया जाता है तो कैचिंग पावर बहुत अच्छा होता है, सीखते बड़ा अच्छा है। तो सब कुछ 11-12 की स्टडी पे डिपेंड करेगा। तो आपका पिछले 10 तक की एकेडमिक आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 11-12 में कुछ नहीं कर पाओगे या जेई में नहीं हो पाओगे, आराम से हो सकते हो। बहुत केस में उंगलियों पे गिना सकता हूँ जिन बच्चों ने बहुत एवरेज थे और बहुत अच्छे से सिलेक्ट हुए हैं आईआईटी। तेजस्विनी भी है शायद टाई अप में, तेजस्विनी का एक बार आप कंफर्म कर लेना, आप जिस ब्रांच में हो ना बेटा, आप वहाँ से मानकापुर ब्रांच में हो ना बेटा, आप वहाँ पे कंफर्म कर लेना, मैडम आपको बता देंगे। तन्मय चंद्र कहते आईआईटी में प्रोफेसर कैसे बनते हैं, उसके लिए एग्जाम होता है बेटा अलग से, आईआईटी प्रोफेसर बनने के लिए। आईआईटी के कितने कॉलेजेस हैं, देखिए आईआईटी के तो पहले केवल 7 कॉलेज थे, अब लगभग उन्होंने हर स्टेट में एक आईआईटी का प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे कुछ 20 के आसपास संख्या है आईआईटीज की। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना, हर साल दो तीन आईआईटी खोलते ही जा रहे हैं, नए नए आईआईटीज हो रहे हैं। आईआईटी नहीं है तो फिर ट्रिपल आईटी है, एनआईटीज हैं, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं। आप तैयारी, एम्स के लिए अलग एग्जाम होता है। हाँ, एम्स के लिए बेटा अलग एग्जाम होता है, बाकी जितनी भी बायो की स्ट्रीम्स है उनके लिए अब एक ही कॉमन एग्जाम होता है, नीट। बाकी एम्स का एग्जाम अलग से लेते हैं। तन्मय चंदन गेडे सर 20 में, देखिए ऐसा सोचने वाले तुम अकेले नहीं हो तन्मय, बहुत सारे बच्चे ऐसा ही सोचते हैं कि 20 कॉलेज हैं, कहीं ना कहीं तो मैं चिपक ही जाऊंगा। तो ऐसा तुम नहीं सोच रहे, तुम्हारे साथ साथ 13 लाख 15 लाख बच्चा सोच रहा है, सबके सबका ख्वाब होता है वहां पे पहुंचना। तो इसलिए तैयारी करनी पड़ेगी, सोचने से काम नहीं होगा तन्मय, जोरदार तैयारी में शुरू लग जाओ। ठीक है, और आपको देखिए कई बच्चों को सुविधाएं नहीं मिलती, आपको तो फिर भी बहुत सुविधाएं मिली हैं, आप ऑनलाइन क्लास अभी कर पा रहे हो। ठीक है, आप इतने कैपेबल हो कि फीस भर के आप यहाँ पे कोचिंग कर रहे हो। ठीक है, कई बच्चों को ये फैसिलिटीज नहीं मिलती, फिर भी वो तैयारी करते हैं और निकलते हैं। आपने सुने होंगे बिहार में कई सारे केस ऐसे है ना, कि जिनकी छोटी छोटी सी शॉप्स हैं, उनके बच्चे भी दिन रात मेहनत एक करके उन्होंने भी आईआईटी में निकाला हुआ अपना एडमिशन। तो आप निकाल सकते हो, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा होगा आपके साथ। भूमिका राउत सर, आईआईटी के इंस्टीट्यूट बहुत कम है नीट के,
देखिए कहीं कहीं होता है आईआईटी नीट का, देखिए इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है भाई, इंस्टीट्यूट का मतलब ये है जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपका और एक ये मेयो है आपका, दो यहाँ पर हैं। बाकी आईआईटी जो है ना, जैसे मैंने बोला हर स्टेट में एक रखते हैं। तो अभी यदि आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अपने यहाँ आईआईटी भी है, अपने यहाँ ट्रिपल आईटी भी है, अपने यहाँ एनआईटी भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हो ना, कि आप उसको एक क्यों काउंट कर रहे हो। सारी स्ट्रीम बहुत है, ट्रिपल आईटी बहुत अच्छा है, एनआईटी अपना बहुत अच्छा है, एनआईटी का रैंकिंग अपना बहुत अच्छा है। विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप वीएनआईटी का रैंक देखिए, बहुत अच्छी रैंकिंग है उसकी, अपने वीएनआईटी की। तो उसको एक मत काउंट करो बेटा। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज तो ढेर पड़े हैं अपने यहाँ, रामदेव बाबा और ये और वो, दुनिया दुनिया भर के इंजीनियरिंग, केडी के, कितना इंजीनियरिंग कॉलेज है अपने। चलिए, तो तैयारी करिए आप लोग, पढ़ाई करिए जोरदार तरीके से। आज जो पढ़ाने वाले थे अपन उसको कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम जो भी किसी भी तरीके का आपको इशू आता है, चाहे पढ़ाई को लेके हो या फिर और भी कोई इशूज हैं, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं बिंदास। ठीक है, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाएं आप, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएं, इंस्टा पे कनेक्ट हो जाएं, सब कुछ है कहीं ना कहीं, तो हम लोग मिल ही जाएंगे आपको। अपने डाउट शेयरिंग, कैसी भी प्रॉब्लम है, ग्रुप में नहीं कर पा रहे हैं प्रॉब्लम शेयर, तो पर्सनली भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बात करने से बात बनती है, मेरा मानना ये है। आप जब तक अपने मन में बात रखे रहोगे तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। किसी भी चीज़ में कहीं से भी कोई सा भी इशू आ रहा है, आप उसको बात करके ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। सर, जो आपने अब तक पढ़ाया उसके क्वेश्चन मिल सकते हैं क्या? देखिए, मैं वीडियो शेयर कर सकता हूँ, और दूसरा उसके जो जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, मैं अब इसको अगले एक दो दिन में एक एक करके 10-10, 15-15 क्वेश्चन का एक डेली असाइनमेंट आपके ग्रुप में शेयर करते जाऊंगा, तो आप उसके क्वेश्चंस को उसको बनाते जाइएगा। ठीक है तन्मय? ओके, थैंक यू बेटा। तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और कहीं भी कोई इशू होगा तो उसको किसी नाम से मिल जाएंगे, आशीष अग्रवाल ऐसे ही चेहरा होगा मेरा। ठीक है, तो देख लेना। थोड़ा डरावना है लेकिन चलेगा, चलाना पड़ेगा अब आपको। भूमिका ओके बेटा, मनस्वी ओके। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू। ओके तन्मय, बाय, युक्ति बाय, Thank you very much, sir. ओके बेटा बाय, Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. बाय बेटा, बाय, Thank you, sir. वेलकम बेटा, कुछ बाय, बाय, ओके बेटा, वेलकम।